महादेवी ने कार्तिक की गुजारिश को बड़ी बेरहमी से मना कर दिया था। लेकिन कार्तिक भी था कि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि इस मामले में महादेवी सही हो सकती है। उसे न सिर्फ माया की फिक्र थी, बल्कि इस बात का भी एहसास था कि महादेवी अपनी जिद में अड़ी रहकर अपने साथ साथ शुष्क लोक की बहुत सी लड़कियों के साथ भी गलत कर रही है। हालांकि ये बात वो साफ शब्दों में महादेवी से नहीं कह सकता था, वरना महादेवी का अहंकार आहत हो जाता। फिर भी उसने एक बार और अपनी बात सामने रखने की कोशिश की। महादेवी, क्या तुमने इस बारे में सोचा कि जब पिछली बार कलयुग आया था तब ऐसा क्या हुआ था जो सबसे बुरा था और जिसकी वजह से सारा मामला बिगड़ गया था? और तुमने देखा कि कैसे उस वक्त नागमणि को लेकर दोनों लोगों के बीच तनातनी आ गई थी। महादेवी ने गुस्से में जवाब दिया, हां, मेरे पिता चाहते थे कि नागमणि की शक्ति का उपयोग साझे तौर पर हो, लेकिन देवलोक के अधिवक्ताओं ने उस मणि को नागलोक में स्थापित कर दिया था। मेरे पिता ने जो कोशिश की वो शायद गलत हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से फिर हमें भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा। खास तौर पर नागों ने उसके बाद हमें हमेशा नीचा दिखाया है, जिसमें यह जीवन भी बहुत बड़ा हिस्सेदार है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूं और मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है कि जीवन ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। मैं इस मामले में जीवन का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन एक और खास बात यह है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि उस वक्त केशव और तक्षक जैसे दो पुराने दोस्तों के बीच में दरार पड़ गई थी। यह दरार पड़ना ही काली शक्तियों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ था। इस तरह सोचो कि अगर शुष्क लोक और नागलोक मिलकर काम कर रहे होते जो उन्हें करना था, यानी वे नागमणि की रक्षा भी कर रहे होते और उसकी ऊर्जा का उपयोग भी कर रहे होते, तो शायद युद्ध के दौरान काली ऊर्जा वाले इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते जितना उन्होंने पहुंचाया। शायद कहीं ना कहीं ये कलयुग की चाल थी। कार्तिक महादेवी को देख दोबारा बोला, एक चाल जिससे इन दोनों लोगों के बीच एक दरार आ गई और उस दरार का फायदा मिला काली ऊर्जा का उपयोग करने वाले सारे प्राणियों को। महादेवी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से सारे पुराने नजारे घूम रहे थे। उसे याद आ रहा था कि जब इन सब की शुरुआत हुई थी, उस समय उसके पिता और जीवन के पिता दरअसल अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके बीच पहली बार दरार तब आई थी जब महादेवी माधुरी के रूप में उनके घर में रह रही थी और उसके चरित्र पर सवाल उठाया गया था। लेकिन बाद में भी जीवन के पिता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे, पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि माधुरी के पिता केशव अचानक ही किसी एक ऐसी चीज में व्यस्त हो गए थे जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। माधुरी को याद था कि उसके पिता इस तरह के इंसान पहले नहीं थे। आखिर कलयुग के आने के साथ ही उनके व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे हुआ और उनके अंदर शक्ति का लालच कैसे आ गया? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे अब तक माधुरी भी सुलझा नहीं सकी थी। अभी भी वो इसी उधेड़-बुन में उलझी हुई थी कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार महादेवी थोड़ा शांत होकर फिर कार्तिक से बोली, हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो। उस युद्ध में जो कुछ भी हुआ उसमें कलयुग के आने का कोई हाथ रहा हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो उन घटनाओं को हुए सदियां बीत गईं। उसके ऊपर वक्त की नदी का बहुत सा पानी बह चुका है। आखिर उन सारी बातों को पीछे मुड़कर देखने का मतलब ही क्या निकलता है? महादेवी बहुत दुखी थी। मतलब निकलता है महादेवी, मतलब निकलता है। वो इसलिए क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक ही बार हुई हो। वो घटना दोबारा होने की संभावना है। जिस तरह से कलयुग आया था और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया था, उसी तरह राहु काल का आना भी कुछ कुछ वैसी ही चीजें ला सकता है। मैं जिस तरह से देख रहा हूं उस तरह से खुद कर्ण पिशाचिनी ने मुझे कहा है कि सब लोगों को जोड़कर एक यौगिक शक्ति बनाना ही राहु काल से पार पाने का इलाज है। और ये लोगों का जुड़ना तब ही होगा जब वे पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और आज
मैं यहां पर देख रहा हूं कि भले ही जीवन में कितनी कमियां हो, कार्तिक ने जीवन की ओर देखते हुए कहा, और भले ही जीवन का खुद अकेले दम पर ही इस कवच को तोड़ने के लिए बिना तुम्हारी इजाजत के आगे बढ़ जाना भी एक गलती है, लेकिन उसकी बात के पीछे मूल उद्देश्य जो है, उसके प्रति सहानुभूति ना रखकर जो तुम कर रही हो, वो ऐसा काम है जिससे दोनों लोग साथ नहीं आएंगे, बल्कि उनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। कहकर कार्तिक कुछ देर को रुका और फिर आगे बोला, अब अगर कलयुग से संघर्ष करने में शुष्क और नागलोक का साथ आना एक फायदेमंद चीज हो सकती थी, तो ऐसा ही राहुकाल के मामले में क्यों नहीं होगा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुकाल के आने के समय हमें वो पुरानी गलती नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे और जीवन के पिता ने की थी? क्या तुम दोनों को मिलकर एक साथ नहीं आ जाना चाहिए? जहां तक मुझे पिशाचनी और बेताल ने बताया है, अगर ये सारी शक्तियां मिलकर एक साथ नहीं आती तो राहुकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली काली ऊर्जा से जीतना असंभव हो जाएगा। क्या तुम, जीवन और मैं यही समझते रहेंगे कि हम अकेले ही राहुकाल से लड़ेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम फिर वही गलती नहीं कर रहे होंगे जो पहले की गई थी? ऐसा होगा तो राहुकाल के दौरान काली शक्तियों की विजय होने पर क्या हम अपने आप में अफसोस में बाकी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जिस अफसोस में जीवन ने या तुमने अब तक गुजारी है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उस समय सही निर्णय नहीं लिया था। कार्तिक ने आखिरकार महादेवी की दुखती रग को पकड़ लिया था। उसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। जीवन अभी तक तो शर्मिंदा होकर एक कोने में खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये उसकी बोलने की बारी है। जीवन 2 कदम आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर महादेवी से बोला, माधुरी, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन यकीन मानो, अभी मैंने जो भी किया उसमें तुम्हारा अपमान करने का कोई भाव नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से दोनों लोगों की शक्तियों को एक साथ लाने की शुरुआत करें। शायद अब दुनिया के लिए ये बात बहुत जरूरी हो गई है, और जैसा कि कार्तिक ने कहा, ऐसा ना करके हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। तुम्हें अपनी आपसी बातों के लिए जितनी भी शिकायतें हों, उन सबको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिलहाल हमें काली ऊर्जा की शक्तियों को जीतने नहीं देना है, और इसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुम्हारा साथ मांगता हूं। मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर दो और नागलोक और शुष्क लोक के बीच फिर से योग होने की संभावना को जिंदा रहने दो। अगर ऐसा नहीं हो सका तो मुझे शक है कि हम दोनों आने वाले कई सालों में शर्मिंदगी भरा जीवन जिएंगे, और वे लोग जो इस बार हमारी वजह से अपना जीवन खो देंगे, उनकी यादों का दुख हमारे उस दुख से भी बड़ा होगा जिसे हमने अब तक अपने सर पर ढोया है। महादेवी गहरी सोच में डूबी हुई थी और चुप थी। काफी देर गंभीरता से सोचने के बाद उसने सर उठाया और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोच सकती हूं। शायद हम इस कवच को हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी सही वक्त नहीं है। सबसे पहले मुझे जाकर माया की तलाश करनी है, और जब तक मैं ये काम करूंगी तब तक तुम्हें बहुत बड़ी ऊर्जा का एक और ऐसा ही हिस्सा लाकर यहां तैयार रहना होगा जैसा तुम लोग इस बार लाए थे। महादेवी ने शांत भाव से कहा। जीवन के दिल में यह सुनकर खुशी के फूल खिल गए। कहीं ना कहीं उसके मन में यह भावना भी थी कि नागलोक और शुष्क लोक का मिलन होना सिर्फ उन लोगों के मिलन होने की बात नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसने माधुरी से अपने सारे पुराने पापों के लिए माफी भी मांगी थी। अब जब दोनों लोगों के बीच की ये दीवार गिर जाएगी तो वो फिर से माधुरी से आमने सामने बैठकर शायद उस तरह से बात कर सके जिस तरह से करने के सपने उन्होंने सदियों पहले अपने जीवन के सबसे रूमानी दौर में देखे थे। माया की बात सुनकर कार्तिक और गंभीर हो गया था। वो महादेवी से कहने लगा, लेकिन महादेवी, अगर ये कवच हम पहले तोड़ देते हैं
तो फिर मैं आकर तुम्हारा साथ दे सकता हूं। तुम जानती ही हो मैं चाहता हूं कि मैं माया को ढूंढने के मामले में तुम्हारी मदद कर सकूं। ऐसा करने के लिए इस कवच को तोड़ना होगा और उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। पहले तुम लोगों को ऊर्जा फिर से यहां लानी होगी, तब तक किसी पुरुष का प्रवेश यहां नहीं हो सकता। महादेवी ने कहा। महादेवी ने आगे कहा, इतना समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए इतने समय तक मैं जाकर माया की तलाश को अपनी ओर से जारी रखूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि मुझे इस बीच तुम्हारी जरूरत है तो मैं अनुनाद के माध्यम से तुमसे संपर्क करूंगी। अगर मुझे माया मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर उसमें वक्त लगता है तो इस कवच को तोड़ने के बाद तुम मेरे साथ आ सकते हो, और शायद तब तुम वो पहले पुरुष होगे जिसे इतनी सदियों के बाद शुष्क लोक के अंदर प्रवेश मिलेगा। मैं तुमसे उम्मीद करती हूं कि तुम स्त्रियों के इस लोक में प्रवेश करने वाले पहले पुरुष होने के नाते इस लोक की पवित्रता का ध्यान रखोगे। कार्तिक ने हामी भरी। हां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे लोगों की पवित्रता का भी ध्यान रखूंगा, और वहां हर चीज उस हिसाब से होगी जैसा तुम चाहती होगी, क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल ब्रह्म ऊर्जा की साधना को जानने और समझने वाला केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और वो तुम हो। नागमणि को धारण करने की शक्ति वाला भी केवल एक ही व्यक्ति हमारे साथ है, और वो भी तुम हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आने वाले राहु काल के खतरे को हमारी नजर से हटाता हो और हम किसी भी तरह से उसमें कमजोर पड़ते हो। जीवन भी कार्तिक की हां में हां मिलाते हुए बोला, हां, और अगर हमें तुम्हारा साथ मिल जाता है तो समझ लो हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि तब हम राहु काल से भी जीत सकते हैं, और हमारा मनोबल भी उस ऊंचाई पर होगा कि हमारे सामने जो भी आएगा वो हमारा सामना नहीं कर सकेगा, अगर तुम्हारा साथ हमारे हाथ में होगा। जीवन बोले जा रहा था, पर तभी महादेवी ने उसे बीच में टोका। बस करो जीवन, मैं सिर्फ युद्ध में तुम्हारा साथ देने वाली हूं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीच सदियों पहले जो भी बातें हुई हों, या जब हम छोटे थे तो हमने जो भी चर्चा की है वो सब गुजर चुका है। उन सारी बातों को तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं महादेवी हूं और तुम सेनापति जीवन हो, और हमें अपने अपने कर्तव्य को निभाना है। हमें राहु काल को परास्त करना है। महादेवी ने जीवन को चुप कराते हुए कहा। इसके बाद अब महादेवी को माया को खोजना था। क्या मिल सकेगी माया महादेवी को? क्या आपस में जुड़कर कर सकेंगे ये लोग परास्त राहु काल को? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।